हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपने करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 26 मार्च। तो अभी हम बात करेंगे 26 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले जो कि हम डे का थॉट लेकर आते हैं उसको देखते हैं क्या है, और उसके बाद हम अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारा आज का थॉट है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्र है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल सटीक और सही बात कही गई है, यानी जो स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, उसे ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि संघर्ष प्रकृति का नियम है। और जो संघर्षशील है, जो स्ट्रगल करना जानता है, वही अपने जीवन के पथ पर अपने विकास के लिए आगे बढ़ता जाता है। इसी विचार के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड पर्पल डे के बारे में, जिसको हम मिर्गी जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं हर साल 26 मार्च को। तो 26 मार्च को वर्ल्ड पर्पल डे, या जिसको एपिलेप्सी अवेयरनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मिर्गी के लिए पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाया जाए लोगों के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और हम सबको अच्छे से पता है कि पहले जो बांग्लादेश का हिस्सा है वो पाकिस्तान से मिलता था, और 1971 का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद ही बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे, और बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में उभर कर आया था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करी थी, और उसके बाद बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति आपको एशिया महाद्वीप में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के रूप में मिलेगी। और साथ में आपको मैं बता दूं कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। 17 करोड़ की आबादी है। इसकी राजधानी ढाका है। ढाका यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, और यहाँ पर आधिकारिक तौर से जो बंगाली भाषा है वो बोली जाती है। बांग्लादेश का संविधान 4 नवंबर 1972 को लागू हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसने ये बात बोली है कि दक्षिण पूर्व एशियाई जो क्षेत्र है वहां से तपेदिक रोग को, या क्षय रोग, या टीबी को खत्म करने के लिए बृहद पैमाने पर काम किया जाएगा, बहुक्षेत्रीय सहयोग किया जाएगा, और सुधार करते हुए टीबी को खत्म किया जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से। जो WHO है उसने अनुमान लगाया है कि 2022 से 26 के बीच में, यानी 2022 से 2026 के बीच में 70 लाख अतिरिक्त टीबी के केसेस आ सकते हैं, जिसमें से 1.5 मिलियन अतिरिक्त जो है टीबी से मौतें हो सकती हैं। साथ में ये भी बताया गया कि जो टीबी से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाए गए हैं उसके माध्यम से 1.4 यूएस बिलियन डॉलर तक खर्च किया गया है WHO की तरफ से, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। देखिए, अब हम बात करेंगे अपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, जैसा कि हम सबने अभी पढ़ा कि 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया है। तो इसी क्षेत्र में कई सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं पूरी दुनिया भर में। तो इसी क्षेत्र में एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता करी गई है हमारे देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा नई दिल्ली में 25 मार्च को। और स्पेशली अगर मैं बात करूं इस स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसके द्वारा स्पेशली जो टीबी से प्रभावित लोग हैं, समुदाय हैं या देश हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। साथ ही इसको जो है एक सार्वजनिक समस्या के रूप में देखा गया है, और टीबी को खत्म करने के लिए स्पेशल सहयोग के साथ में स्पेशल तरीके से काम करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है और रणनीतियां बनाई गई हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इसका जो मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, या इसका सचिवालय आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका सचिवालय हमें स्विट्जरलैंड के जिनेवा में देखने को मिलेगा। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को। लुइस कैफरेली एक गणितज्ञ हैं और वर्तमान में ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। साथ में आपको ये बता दूं मैं कि इन्होंने नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम में
विशेष योगदान दिया है, जिसकी वजह से ही इनको एबल पुरस्कार दिया गया है। एबल पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये नॉर्वेजियन गणितज्ञ थे जिनका नाम था निल्स हेनरिक एबल, उनके नाम पर रखा गया है ये इस पुरस्कार का नाम। स्पेशली 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था गणित में अग्रणी वैज्ञानिकों की जो उपलब्धियां हैं उनको मान्यता देने के लिए। इस पुरस्कार के तहत 7.5 मिलियन क्रोनर दिया जाता है, यानी $7,20,000 का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। साथ में ही नॉर्वेजियन कलाकार जो हेनरिक हॉगन के द्वारा डिजाइन किया गया एक ग्लास पट्टी का भी दिया जाता है। ये जो प्राइज है वो शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो इस बार का जो एबल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है, तो अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायु प्रहार के बारे में, जो स्पेशली भारतीय सेना और वायु सेना के द्वारा किया जाता है। ये अभ्यास 96 घंटे तक चला था। बहु डोमेन वायु और भूमि अभ्यास है ये, यानी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है ये वायु प्रहार। 96 घंटे तक चला है। स्पेशली जो हमारा लैक है यानी नियंत्रण रेखा है वास्तविक रूप से, वहां पर मार्च के दूसरे सप्ताह में इस अभ्यास को किया गया है। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान थे, परिवहन विमान थे, हेलीकॉप्टर और जमीनी बलों का भी प्रयोग किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु विधानसभा के बारे में, जिसने ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से पारित कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग जो तमिलनाडु का है उसने जो वहां के स्टूडेंट थे उनके ऊपर गेम का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका पता लगाया था और उस अध्ययन के माध्यम से रिपोर्ट दी थी। तो उस रिपोर्ट का ही प्रयोग करते हुए सरकार के द्वारा 2022 में जो विधेयक को पहली बार विधानसभा में अपनाया गया था, पेश किया गया था। लेकिन 2022 में ही जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे RN रवि, उन्होंने इसको कहते हुए वापस कर दिया था कि ये अदालतों के फैसलों के खिलाफ है। लेकिन अब विधेयक को वापस कर दिया था दोबारा, लेकिन फिर से तमिलनाडु की विधानसभा में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से पारित करा दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, जिसको तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आने की इसकी संभावना है, क्योंकि ये वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को अपने राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित करा है। इसकी अगर हम स्थिति देखें तो तमिलनाडु के इरोड जिले के अंथियूर और गोब्बी चेट्टीपल्यम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, और यहाँ पर बाघ, हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, गौर और हिरण सहित अन्य जंगली जानवर उपलब्ध हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 22 मार्च को जम्मू कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास में माता शारदा देवी मंदिर का ई उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कब करा गया है? 22 मार्च को करा गया है। साथ में आपको बता दें कि ये श्रृंगेरी मठ द्वारा दान की गई शारदा माँ की मूर्ति स्थापित की गई है माँ शारदा देवी मंदिर में। 23 मार्च 2023 को क्या करा गया है वो भी देख लेते हैं। तो 23 मार्च को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया गया है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वैदिक विरासत पोर्टल है इसके माध्यम से चारों वेदों का ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो 550 घंटे से अधिक की अवधि वाला है, और इसमें चारों वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं। साथ में ही किसी व्यक्ति को वेदों के बारे में कोई भी जानकारी देनी है तो वो इस प्लेटफॉर्म का, इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है। स्पेशली जो इसका उद्देश्य है वो है वैदिक विरासत के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना, और जो वैदिक मंत्र है उनको सरल शब्दों में और सरल जो सामान्य समझ है उसको विकसित करना। अब हम बात कर रहे हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जिसका नाम है सागर मंथन। इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? हमारे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं, साथ में आयुष मंत्री भी हैं जिनका नाम है
सर्बानंद सोनोवाल उनके द्वारा। ये जो सागर मंथन है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली मंत्रालय और उसकी जो सहायक कंपनियां हैं उससे रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एकत्रित करेगा, उसको एक जगह पर रखेगा। साथ में ही उसके काम में पारदर्शिता भी आएगी, कंपनी के काम में और मंत्रालय के काम में, दोनों दोनों। अच्छा, इसके जो सचिव हैं वो कौन है? तो सुधांशु पंत है, जिनके मार्गदर्शन में ही इस डैशबोर्ड को, जिसका नाम है सागर मंथन, उसको विकसित किया गया है और कुशलतापूर्वक इस काम को पूरा कराया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, भारत ने दूसरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी वार्ता में भाग लिया है। 13 से 19 मार्च तक चला है ये। कहाँ पर? बाली, इंडोनेशिया में। जो इंडोनेशिया का बाली है वहां पर ये जो फ्रेमवर्क है फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसकी जो वार्ता है वो करी गई है भारत के वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के अलावा 13 अन्य देशों ने भी बाली वार्ता में भाग लिया है। ये जो बाली वार्ता है इसके 4 फेजेस हैं, उन 4 फेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो वो 4 फेजेस कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो पहला है व्यापार, दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था और चौथा है उचित अर्थव्यवस्था। उचित अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी जो अर्थव्यवस्था है उसको विकसित करना। तो इन 4 स्तंभों के ऊपर यानी इन 4 टॉपिक्स के ऊपर वार्ता करी गई है और बात करा गया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में। इसमें 14 सदस्य राज्य हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ, इंटेल के सह संस्थापक थे और माइक्रो प्रोसेसर जो उद्योग है उसमें अपना बहुत ज्यादा नाम कमाया हुआ था। अग्रणी एक उद्योगपति थे जिनका नाम था गार्डनर मूर। उनका हवाई में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अमेरिकी इंजीनियर और उद्यमी हैं। साथ में ही इनको कई सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले हुए हैं, जैसे जिसमें नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन शामिल है। साथ में ही उन्हें नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। अब हम इंटेल के बारे में बात करेंगे। इंटेल कॉरपोरेशन की जो स्थापना है वो 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी है स्पेशली कंप्यूटर प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट और जो कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर हैं उनका निर्माण करती है। इंटेल जो है विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माताओं में से एक है और कंप्यूटर प्रोसेसर उद्योग में इसका महत्वपूर्ण बाजार है पूरी दुनिया में। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम था इंटेल 4004 का विकास इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा करा गया था। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलूंगी 27 मार्च के करंट अफेयर लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।